फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ और आज हम एक और हम टॉपिक कवर करने लगे अपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो सीएसएस का पेपर होता है वहाँ से। और ये टॉपिक भी मैंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो सीएसएस का सिलेबस है वहाँ से लिया है। आज हम बात करेंगे कॉमन डिजीज़ एंड एपिडेमिक्स। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि कॉमन डिजीज़ और एपिडेमिक्स कौन सी हैं जो कि हमें पढ़नी है एज एस्पायरेंट ऑफ द सीएसएस एग्ज़ाम, क्योंकि सीएसएस का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो तब बाज़ इनमें से कभी ना कभी सवाल आ जाता है। तो हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। जो बीमारियां सीएसएस के लिए सिलेबस में दी गई हैं उनमें एक पोलियो है। हम जानेंगे कि पोलियो क्यों होता है, इसके काजेज़ क्या हैं, इसके प्रिवेंशन क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। मलेरिया क्यों होती है, काजेज़ क्या हैं, प्रिवेंशन क्या है। हेपेटाइटिस, डेंगू, ये 5 उन्होंने ये बीमारियां दी हैं हमें कवर करने के लिए, ताकि जब आप एज ए सिविल सर्वेंट बनो तब आपको इन बीमारियों का पता होना चाहिए कि ये काज क्यों होती है, उनके सोल्यूशन क्या है, और उनको अपने जब आप एक पोस्ट पे आएंगे तो आप उनको टैकल कैसे करेंगे, और आपको उनको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए इन बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलियो की। पोलियो आपको पता है एक माजूरी बीमारी जिससे होने से बंदे पैरालाइज हो जाते हैं और बाज़ वो चलने के काबिल नहीं रहते, इतना उनके वो सही चलने का तरीका वो खो लेते हैं। तो पोलियो जो है इसका जो दूसरा नाम है वो आप जान लें, ये मेडिकल टर्म है पोलियो माइलेटस। ये आप जान लें कि बाज़ एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये पोलियो है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है। ये समझाने के आपको मैं पहले लूँ, ये जो हम कह रहे हैं पोलियो, तो पोलियो का जो दूसरा नाम है पोलियो माइलेटस। ये आप जान याद रख रहे हैं। इसे डिसेबलिंग, ये आपको कुछ नहीं कोई ये सच नहीं, लेकिन आपको डिसेबल कर देता है। तो और बीमारी नहीं जैसे कि कैंसर वगैरह। पोलियो में क्या होता है कि आपको डिसेबलिंग करता है। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कास्ड बाय पोलियो वायरस। जैसे आजकल एक कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये पोलियो वायरस इसका नाम है, जिसकी वजह से आप डिसेबल जब बन जाते हो, चलने से कासर हो जाता है, क्योंकि ये आपके नर्वस और स्पाइनल सिस्टम को अटैक करता है, जिसकी वजह से आप चल वगैरह नहीं पाते। हम ऐसे डिस्कस करते हैं। जब हम पोलियो के स्प्रेड की बात करते हैं, द वायरस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये जाता है। कैन इन्फेक्ट पर्सन स्पाइनल कार्ड, और जैसे मैंने आपको कहा था कि बंदे की स्पाइनल कार्ड जो कि रीढ़ की हड्डी होती है, बैक जो आती है, ये काफ़ी सपोर्ट करती है इंसान वगैरह में, तो ये जाके स्पाइनल कार्ड को अटैक करता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस वो बीमारी है जिसमें आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाते। तो बाज़ का आपने बच्चे व्हील चेयर पे देखे होंगे, बैसाखी के साथ चलते हुए देखे होंगे, तो इस वजह से होता है। ये पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड करता है, और अटैक कहाँ जाके कर सकता है, आपके स्पाइनल कार्ड पे, जो कि आपके बैक साइड पे होता है, दिमाग से शुरू होता है। काफ़ी आपकी बॉडी इस पर, काफ़ी नहीं ऑलमोस्ट सारी बॉडी आपकी इस पर इन्हिसार करती है। अगर वो सही होता है तो चलता है। अब अटैक हो जाता है तो ये पैरालिसिस हो जाते, माजूर हो जाते, जब आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाते। अब हम इनके कुछ सिम्टम्स की बात करें। सिम्टम्स कहते हैं अलामात, मीन्स कुछ निशानियाँ, कि वो कौन सी निशानियाँ होंगी जब आपको पोलियो वायरस होगा। अगर आपको पोलियो वायरस होगा तो नीचे दी गई आपको ये निशानियाँ अलामतें ज़ाहिर होंगी। तो चलिए, मोस्ट पीपल हु गेट इन्फेक्टेड विद द पोलियो वायरस, अबाउट अगर हम 70 लिखें 100 ले लें तो उसमें जो 72 लोग हैं उनको कोई विजिबल सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो आप जान लें कि कुछ 28 पीपल जो हैं वो कुछ फील करेंगे इन सिम्टम्स के बारे में। ये उन्होंने रिसर्च में कहा है कि अगर आपको बाज़ पोलियो वायरस हो जाता है तो जो 72 हैं उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि उनको पोलियो वायरस हो चुका है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन जो 28 पीपल हैं उनको कुछ गालबन सिम्टम्स आएंगे। तो हम उन 28 सिम्टम्स को देखते हैं कि वो 28 सिम्टम्स हैं क्या, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अबाउट 1 out of 4 पीपल विद पोलियो वायरस इन्फेक्शन विल हैव फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो जो 4 में से अगर किसी को पोलियो वायरस हो जाता हो तो एक को नीचे दिए हुए सिम्टम्स मिलेंगे। लाजमन नहीं है कि सारे बंदों को ये सिम्टम्स मिले, नहीं, सबको नहीं होंगे, कम ही लोगों को होंगे,
और 4 में से एक को ये सिम्टम्स आते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब किसी को पोलियो वायरस हो जाता है, उसको अटैक कर लेता है, सोर थ्रोट, सोर कहते हैं कि ख़राब, आपका गला जो होगा वो ख़राब होगा, उसमें दर्द होगा, वो सही से बात नहीं कर पाएगा, सूजन वगैरह उसमें कुछ हो जाएगी। तो आपका जो थ्रोट होगा वो एक इन्फेक्टेड होगा, आपको बुखार होगा। ये भी आपने याद रखना है कि जो 4 में से एक बंदे को जो सिम्टम्स आते हैं उसमें से एक को बुखार भी होगा। टायर्डनेस, थक जाएगा, टायर्डनेस, जिसको भी पोलियो वायरस होगा वो थक भी जाएगा, उसके अंदर टायर्डनेस, थकान हो जाएगी। नोसिया मीन्स पास्ट मीन्स कमज़ोर हो जाना, पास्ट में सोचना, उदास हो जाना। तो एक तरह से उसको ये फीलिंग हो जाएंगी, वोमिट करना, उल्टी करना, ये उसके अंदर आ जाएंगी। नोसिया मीन्स बाज़ का उल्टी वगैरह, जो आपका मन कच्चा होता है, आपका दिल वगैरह नहीं लगता। हेड एक, आपके सर में दर्द भी होगा। स्टमक पेन, आपके पेन में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये उसकी अलामात हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप 100 पोलियो वायरस के पेशेंट लेंगे तो उसमें से गालिबन जो 72 लोग होंगे उनको तो कोई सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। गालिबन जो आपके 28 लोग बच जाते हैं उनके अंदर कुछ सिम्टम्स आएंगे जिनको आप देख रहे हैं। और जैसे कि अगर आपने और समझना है तो 4 में से एक को ये सिम्टम्स आएंगे, औरों को नहीं आएंगे। ये और एक जो उसके असरात होते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हम जान लेते हैं। ये एक मेडिकल टर्म है, पैरेस्थेसिया। ये पैरेस्थेसिया, इसमें क्या होता है, फीलिंग पिन्स एंड नीडल्स इन द लेग्स। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैर में कांटे चुभ रहे हैं। अगर किसी बंदे को पोलियो वायरस हो जाता है तो उसको गालिबन ये लगेगा कि उसके पैर में, उसके पाँव में गालिबन कांटे चुभ रहे हैं, तो उसको ये फील होगा। ये एक और टर्म है मेनिंगिटिस। इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ द कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कार्ड और ब्रेन। ये आपका जो इन्फेक्शन होगा मेनिंगिटिस में, ये पैरेस्थेसिया में आपके पैरों में कांटे लगते हैं। जैसे इस मेनिंगिटिस में क्या होगा, अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं तो कर लीजिए, मेनिंगिटिस। इसमें क्या होगा कि आपके स्पाइनल कार्ड को या आपके ब्रेन को अटैक किया जाता है, और ये भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं पोलियो वायरस के। पैरालिसिस, जब आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाते, उसमें ये होता है। चलिए अब ट्रांसमिशन की बात करें। ये हमने जाना कि पोलियो वायरस है क्या, उसका नाम क्या है, उसके मीन्स मैंने आपको बताया कि काजेस क्या हो सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं मेडिकल टर्म में, वो मैंने आपसे शेयर किए। अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन के, पोलियो वायरस एक जगह से दूसरी जगह जाता है कैसा, तो वो हम जाएंगे। ये ट्रांसमिशन है, तो हम ट्रांसमिशन, पोलियो वायरस ओनली इफेक्ट्स पीपल। पोलियो वायरस उन्हीं लोगों को इन्फेक्ट करता है। इट एंटर्स बॉडी थ्रू द माउथ एंड स्प्रेड्स थ्रू। आपके माउथ के थ्रू ये स्प्रेड होता है। अगर किसी को लग जाता है पोलियो वायरस, तो ये नहीं कि आपके किसी और जिस्म से हो सकता है, लेकिन अमूमन जो जाएगा पोलियो वायरस आगे आपके अंदर इंटर होता है वो आपके माउथ के थ्रू होता है। कॉन्टैक्ट विद द फीसेस, पूप्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी बंदे के अंदर पोलियो वायरस है और अगर वो पोटी वगैरह करता है, जैसे शिट इंग्लिश में कहा जाता है, किसी बंदे और का अगर उससे कांटेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये पोलियो वायरस आप में ट्रांसमिट कर जाता है। जैसे अगर किसी बंदे ने पोटी की, फिर उसने उसी में हाथ लगाया, फिर किसी टॉयज़ पे लगा, किसी और बच्चे ने वो टॉय ले लिया, उसने अपने मुंह में डाल दिया, या ऐसा चीज़ें ग्राउंड पे उसने ऐसा मूड में डाल दिया, तो उनको पोलियो वायरस हो जा सकता है। ड्रॉपलेट्स फ्रॉम स्नीज अ कफ ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, लेस कॉमन, ये इतना नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा खांसता है, छींकता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो भी एक बंदे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं पोलियो वायरस के। मुझे पोलियो वायरस है लेकिन जब वैक्सीन वगैरह हो जाती है तो ये नहीं होता। You can get infected with the polio virus if you have feces or on your hands and touch your mouth। अगर आपने किसी पोटी को छुआ है जिसके अंदर पोलियो वायरस है। You put in your mouth objects like toys that are contaminated with the feces। मैंने जैसे कहा था, अगर किसी बच्चे के उस पोटी में शिट में पोलियो वायरस है और आप उससे उसके टॉय से या उससे कुछ आपका कांटेक्ट हो जाता है तो ये आप में ट्रांसमिट करता है। ये बच्चों में करता है, बड़ों में नहीं, क्योंकि उसमें अंदर वैक्सीनेशन वगैरह हम कर लेते हैं, या हमारा इम्यून सिस्टम
डेवलप हो जाता है इस वायरस को फाइट करने के लिए। अब हम जब हमने पोलियो वायरस को डिस्कस किया, उसके काजेस को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, तो अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसे रोक कैसे सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द वैक्सीन दैट कैन प्रिवेंट पोलियो। अब ये बाज़ का आपके एग्जाम में आ सकता है कि पोलियो को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, उसे कैसे रोक सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द वैक्सीन जो आप पोलियो को, एक है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन जिसे हम IPV कहते हैं। तो ये आपसे MCQ में इसका आपका पूछा जा सकता है क्या कहते हैं इसका फुल फॉर्म। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन ये होती है गिवन एज इंजेक्शन इन द लेग और आर्म डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स एज। ये आपकी आर्म में ये आपकी लेग में लगाई जाती है एज को देख के। ओनली IPV इज़ बीन यूज्ड इन द यूनाइटेड सिंस 2000 और ये USA में यूज़ हुई है। आज के टाइम में USA के अंदर पोलियो वायरस नहीं है। गालवन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और मेरे ख्याल से एक और अफ्रीकन कंट्री है जिसके अंदर पोलियो वायरस है, बाकी कहीं नहीं है। तो IPV जो है अमेरिका ने यूज़ की थी जब वहाँ पोलियो वायरस के केस थे। और दूसरी एक आपने कहा इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। अब दूसरी जो है जिसे हम रोक सकते हैं वो है OPV, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन इज स्टिल यूज्ड थ्रू आउट मच ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ जहाँ पे आपने ना पोलियो के पाकिस्तान के अंदर भी आप ड्रॉपलेट्स वो पिलाते हैं बच्चों को। तो ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन जिसे हम OPV, एक आपने सुनी इंजेक्शन IPV और दूसरी है OPV, ये दोनों यूज़ होती हैं। पोलियो वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रेन बाय प्रिपेयरिंग देयर बॉडीज़ टू फाइट द पोलियो वायरस। अब जब हम किसी बच्चे के अंदर ये वैक्सीन डालते हैं तो एक तरह से वो उसके इम्यून सिस्टम को डेवलप करते दिए। हम वीक किस्म के पोलियो वायरस के जो जरासीम होते हैं जो कि ऑलमोस्ट डेड होते हैं या वीक होते हैं, उनको हम जैसे हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, वो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उनको फाइट कराते हैं, उनको तैयारी कराते हैं। ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रेन, 99 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द 100 who get all the recommended doses of the inactivated polio vaccine will be protected from all। तकरीबन इसकी गारंटी है कि अगर 100 बच्चे लेंगे और उनको अगर हमने पोलियो वायरस के ड्रॉप्स दे दिए तो 99% कन्फर्म है कि उनको ये बीमारी नहीं होगी। तो आई होप कि एक मैसेज भी है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी अपने बच्चों में, अपने करीब वाले में, अपने मोहल्ले वाले बच्चों को जब पोलियो के जब ये स्टार्ट होते हैं, शुरू करते हैं वैक्सीनेट करना, तो आप अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले वालों को ज़रूर पिलाएं। अब हम बात करते हैं डायरिया के बारे में। डायरिया एक लूज़ मोशन जिसे हम कहते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे कि डायरिया है क्या। डायरिया इज़ लूज़ वाटरी स्टूल्स बाउल मूवमेंट्स। जब आप फ्रीक्वेंट वॉशरूम में जाते हैं, एक तरह से बार बार आप पोटी के लिए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायरिया, जैसे हम सिंधी उर्दू में और दस्त वगैरह कहते हैं, तो इससे वो हो जाता है। तो डायरिया जब आप बार बार फ्रीक्वेंट तौर पे वॉशरूम यूज़ करते हो, आपका पेट ख़राब हो जाता है और आप बार बार वॉशरूम जाते हो, तो उनको डायरिया कहा जाता है, जिसे हम बाउल मूवमेंट कहते हैं। लेकिन लूज़ बाउल मूवमेंट, इसे वाटरी स्टूल्स भी एक तरह से इस टर्म को कहा जाता है। यू हैव डायरिया इफ़ यू हैव लूज स्टूल्स 3 or more times in a day। अगर 3 या 4 दफ़ा जाते हैं दिन में, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक आपको डायरिया, क्योंकि बाज़ का तो लोग दिन में 1 दफ़ा ही इस के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप 3, 4, 5 दफ़ा जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपको डायरिया है। अक्यूट डायरिया वो डायरिया होती है जो कि शॉर्ट तो कम ही अरसे के लिए हो। इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। इट यूजुअली लास्ट अबाउट 1 or 2 days बट इट मे लास्ट लॉन्गर। अब ये एक्यूट जो है वो शॉर्ट डायरिया होते हैं, जो कि 1-2 दिन में आपका पेट ख़राब हो जाता है, सही भी हो जाता है, लेकिन अगर देर तक चला तो ये देर तक भी जा सकता है। अब ये होता क्यों है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको डायरिया के काजेज़ क्या हैं, किन काजेज़ की वजह से आपको डायरिया हो सकती है। बाज़ का आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आप हमें इनके बारे में बताएं। बैक्टीरिया फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड और वाटर। अगर आपने कोई ऐसा फूड या वाटर आपने कोई ऐसा खाना खा लिया या फूड हमने पानी पी लिया जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके सिस्टम को ख़राब कर दे। अगर आपने ऐसा कोई खाना वगैरह खा लिया है या पानी पी लिया है जिसके अंदर बैक्टीरिया है, तो आपके अंदर ये मसला हो सकता है। वायरस सच एस, अगर कोई ऐसा वायरस है जैसे फ्लू है, नोरो वायरस है या रोटा वायरस है, तो उसके वजह से भी आपको डायरिया हो जाता है। रोटा वायरस की वजह से, रोटा वायरस इज़ द मोस्ट कॉमन
काज ऑफ द एक्यूट डायरिया इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो डायरिया होती है, जैसे दस्त कहते हैं, वो रोटा वायरस की वजह से होता है। पैरासाइट्स विच आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। बाज़ का जब मक्खियाँ वगैरह इन चीज़ों, खाने वाली चीज़ों के ऊपर भी बैठती हैं, तब भी आपके पेट के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेडिसिन्स, अगर आपने कुछ, जैसे मैंने कहा बैक्टीरिया, जरासीम, ये उनकी वजह से डायरिया होता है, तो मेडिसिन्स के भी वजह से होता है। मेडिसिन सच एस, अगर आपने कोई एंटीबायोटिक्स ले ली, कोई कैंसर ड्रग्स ले ली या एंटी एसिड्स ले ली, उनके अंदर मैग्नीशियम होता है, वो भी आपको डायरिया करा सकता है। फूड इंटॉलरेंस एंड इंसेंसिटिव्स होता है कि कुछ हमारा जो स्टमक होता है कुछ खाने वगैरह को पसंद करता है, उनको खा भी लेता है और मज़े से एंजॉय भी हमारा स्टमक करता है, क्योंकि जब भी आपने जो भी खाना है वो जाना तो स्टमक के अंदर है। लेकिन कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक को पसंद नहीं होते, उनसे उनकी एक तरह से एलर्जी होती है, तो एज सच वो भी खाने से आपके प्रॉब्लम हो जाते हैं। एग्जाम्पल इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगर किसी फूड में लैक्टोज है, अगर आपका उसे बर्दाश्त नहीं खाते हैं, आपको पसंद नहीं आता, तो उस वजह से भी आपको लूज मोशन हो सकते हैं। डिजीज़ दैट अफेक्ट द स्टमक, और ऐसी डिजीज़ जैसे अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में या कोलान, ये जो है ये आपके एक पाइप होते हैं जिससे एक्सक्रीशन वगैरह होती है, डाइजेशन वगैरह, तो अगर हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनमें अगर प्रॉब्लम है, तभी भी आपको कोरोना, ये आपको ये जो है डायरिया हो सकते हैं, जैसे हम क्रोहन डिजीज़ कह देते हैं। प्रॉब्लम विद हाउ द कोलन फंक्शंस एज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक तरह से आपके अंदर आप कंट्रोल उस चीज़ को नहीं कर पाते अपनी इस मूवमेंट को। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि क्या है, डिहाइड्रेशन, पानी आपका चला जाता है, तो आपको ने बार बार पानी वगैरह पीना है। आपको बाज़ का जब आप मेडिकल में जाते हैं तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप जो हैं अपने पानी आपको ज़्यादा दी जाए। एंटी डायरियल मेडिकेशन, आपको वैसी दवाई दी जाती है जिसमें आपको आप डायरिया से बचे जाए। एंटीबायोटिक्स भी आपको दी जाती हैं कि आप वो खाएं। डाइट अपनी सही करें, अगर आपने डाइट अपनी सही नहीं की तो उसके से भी आपको ये डायरिया हो सकता है। डाइट वो खाएं जो आपके मादे को सही लगे। अब हम बात करें थर्ड डिजीज़ के बारे में, जो है मलेरिया। मलेरिया इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। ये आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया जो है वो एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है, जो हम जानने की कोशिश करेंगे। मलेरिया इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ जिसको हम जानेंगे। इट इज़ टिपिकली ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनाफिल मॉस्किटो। अब होता है कि मलेरिया क्यों होती है, जब फीमेल मॉस्किटो आपको बाइट करती है तब उसके वजह से आपको ये ट्रांसमिट होती है, क्योंकि मेल से नहीं, फीमेल मॉस्किटो जो होता है उसकी वजह से आपको ये ट्रांसमिट कर जाती है। इन्फेक्टेड मॉस्किटोज कैरीज प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अब होता है कि जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं उनके अंदर जो है, उनके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट होते हैं। व्हेन मॉस्किटो बाइट्स यू, पैरासाइट इज रिलीज इन योर ब्लड स्ट्रीम, तो आपके उसमें ब्लड स्ट्रीम में वो पैरासाइट चला जाता है। मलेरिया क्यों होती है, मच्छर के काटने से होती है। किस मच्छर के काटने से होती है, फीमेल जब आपको काटता है उसकी वजह से होती है, क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मोडियम होता है, पैरासाइट, जो कि रिलीज़ करता है आपके ब्लड के अंदर एक तरह से स्ट्रीम, उसकी वजह से आपको होती है। अब हम बात करते हैं वंस पैरासाइट आर इनसाइड इन बॉडी, जब वो आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, दे ट्रेवल टू द लिवर, वो लिवर की तरफ चले जाते हैं। व्हेन दे मैच्योर, जब मैच्योर हो जाते हैं, इंटर द ब्लड एंड बिगिन द रेड ब्लड सेल्स। अब होता है कि वंस वो आपके बॉडी में चले जाते हैं तो आपके रेड ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं। Within 48 to 78 hours, the parasite inside the red blood cells multiply, causing infected cells to burst open. होता है कि 48 hours में to 78 जो पैरासाइट प्लाज्मोडियम की सूरत में एनाफिल, जो कि एनाफिल, जो ये मैंने आपको मच्छर का नाम बताया था फीमेल का, एनाफिलेस, ये जब आपको काटता है तब आपके ब्लड सेल्स में जाके मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। पैरासाइट्स कंटिन्यू टू इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स। अब पैरासाइट जो होते हैं वो इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स को, रिजल्टिंग सिम्टम्स दैट अकर इन द साइकिल दैट लास्ट 2 to 3 days। अब जब
ये आपको इफेक्ट करना शुरू होते हैं तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 3-4 दिन चलते हैं। मलेरिया इज़ ए ट्रांसमिटेड बाय ब्लड। आपको ये पता होना चाहिए कि मलेरिया, अब हम उसकी ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे कि किन रीजंस की वजह से मलेरिया ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक तो मैंने आपको ये बताया कि जब मच्छर काटता है तो मच्छर के काटने से भी मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा तो उसी की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं मलेरिया जो होती है वो ट्रांसमिट होती है ब्लड से। इट कैन आल्सो ट्रांसमिट थ्रू, अब ये होता है कि बाज़ का आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो कि एक बंदे का ऑर्गन हम दूसरे जब बंदे में हम लगाते हैं उसके अंदर अगर मलेरिया है तो उसको भी जाके वो इन्फेक्ट करेगी। ट्रांसफ्यूजन ब्लड का ये कुछ होता है। यूज़ ऑफ शेयर नीडल्स और सिरिंजेस, जब आप नीडल्स वगैरह बार बार सेम बंदे यूज़ करते हैं, एक ही नीडल को बंदे यूज़ करते हैं तो उनकी वजह से भी आपके अंदर होती हैं। अब हम मलेरिया के जब सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या हैं? शेकिंग, चिल्स दैट कैन रेंज फ्रॉम मॉडरेट टू सीवियर, आपके हाथ वगैरह ठंडे पड़ जाएंगे। हाई फीवर, बुखार आपको हो जाएगा। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, आपको पसीना आएगा। नोजिया, आपको मीन्स मन कच्चा होगा, उल्टी का मन करेगा। वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द होगा। डायरिया, आपको दस्त हो जाएंगे। अनीमिया, खून की कमी हो जाएगी। मसल पेन, आपको मसल में पेन होगा। कोमा में भी आप मलेरिया की वजह से जा सकते हैं। और ब्लड स्टोन, आपको बॉडी के अंदर ब्लड में आ सकती है। प्रिवेंशन कैसे करनी है, हम इसे रोक कैसे सकते हैं? कवर योर स्किन, आपने अपनी स्किन कवर करनी है। वियर पैंट्स एंड लॉन्ग स्लीव्स शर्ट्स, अगर आपने देखा है कि कहीं पे मच्छर ज़्यादा हैं आपके इलाके में, घर में, तो आपने पूरे कपड़े पहने हैं जैसे आपके हाथ वगैरह ढक जाए। अप्लाई इंसेक्ट रिपेलेंट टू द स्किन एंड क्लॉथिंग, कोई ऐसा मटेरियल जैसे मॉस्किटो लिक्विड होता है या कुछ लोशन वगैरह होते हैं वो आप अपने जिस्म पे, कपड़ों पे लगा लें। जहाँ अगर कपड़ों का है तो उन पे लगा लें। स्लीप अंडर नेट, अगर आपके पास नेट मौजूद है जैसे गाँव में लगाते हैं या मॉडर्न तौर पे ये पठान वगैरह बेचते हैं, कोई ऐसी नेट मौजूद है तो उसके अंदर सोएं। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस क्यों होती है। हेपेटाइटिस रेफर्स टू एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर, जब आपका लिवर बड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से आपके अंदर हेपेटाइटिस होती है। इट्स कॉमनली काज बाय वायरल इन्फेक्शन, और ये हेपेटाइटिस क्यों होता है? वायरल इन्फेक्शन की वजह, ये वायरस की तरह इन्फेक्शन की वजह से होता है। बट देयर आर अदर पॉसिबल कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस, तो हम जानेंगे कि दूसरे को होता है कि यह वायरल इन्फेक्शन वायरस की वजह से होता है और उसमें जो हमारा लिवर है वो इनलार्ज हो जाता है। दीज इंक्लूड्स ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस दैट अकर एज सेकंड रिजल्ट ऑफ मेडिकेशंस। एक तो है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की वजह से होता है, और दूसरे जो रीजंस है जिनकी वजह से हेपेटाइटिस होता है वो मेडिकेशंस, दवाइयाँ को बाज़ का हम ऐसे कुछ खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारा वो ख़राब हो जाता है। लिवर, ड्रग्स लेते हैं, टॉक्सिन, कोई जहरीली चीज़ें या अल्कोहल ज़्यादा पीते तो हमारा ये ख़राब हो जाता है। अब हम बात करें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस इज़ अ डिजीज दैट अकर्स व्हेन योर बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट योर लिवर टिश्यूज़। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस क्या है? ये वो सिस्टम है जिसके अंदर आपकी बॉडीज़ कुछ ऐसे एक तरह से एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं जो आपके लिवर के लिए सही नहीं होता, लिवर टिश्यूज़ के लिए। तो जो आपके बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं वो आपके बॉडी के टिश्यूज़ को अटैक करना शुरू करते हैं। यह लिवर इज़ लोकेटेड इन द राइट अपर एरिया ऑफ योर एब्डोमेन, आपके पेट के ऊपर लिवर है। इट परफॉर्म्स मैनी क्रिटिकल फंक्शंस, अगर हम उसके फंक्शंस की बात करें क्या करता है? दैट अफेक्ट मेटाबॉलिज्म थ्रू आउट योर बॉडी, आपके जिस्म के अंदर जो खाने का टूटना होता है या खाने से एनर्जी वगैरह रिलीज होती है तो उनमें भी लिवर का काफ़ी काम है। बाइल प्रोडक्शन होती है, बाइल से केमिकल है हाँ जो हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है खाने को तोड़ने में या डाइजेस्ट वगैरह करने में, विच इज़ एसेंशियल टू द डाइजेशन। बाइल जो होते हैं वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए लाजमन है, तो ये प्रोडक्शन लिवर से होती है। फिल्टरिंग ऑफ द टॉक्सिक फ्रॉम योर बॉडी, अगर आपके जिस्म में कोई टॉक्सिन मीन्स हार्मफुल मटेरियल चला गया है तो उसको फिल्टर करता है, साफ़ करता है, ये भी लिवर करता है। एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, ये एक प्रोडक्ट होती है जो कि ब्रोकन डाउन होती है रेड ब्लड सेल से, कोलेस्ट्रॉल से, हार्मोन से, ड्रग से, तो उनकी भी एक्सक्रीशन खारिज करने में मदद करता है। ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं,
उनको तोड़ने में हमारी मदद करता है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम जो होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। एंजाइम एक ऐसी प्रोडक्ट होती हैं, क्या करते हैं कि आपके प्रोडक्ट को, आपके प्रोसेस को तेज़ करते हैं। बाज़ हमारे जिस्म में कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि स्लो होते हैं, फिर वो एंजाइम की मदद से वो तेज़ हो जाते हैं, तो उनको भी एक्टिवेशन करने में एंजाइम के लेवर मदद करता है। which are specialized proteins essential to the body functions। और एंजाइम काफ़ी हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए कारआमद है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो शुगर का फॉर्म है, लिवर से स्टोर करता है। मिनरल्स एंड विटामिन जैसे ए, डी, ई एंड के है, उनको स्टोर करता है। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन्स में सिंथेसिस में लिवर मदद करता है, जिसे कहते हैं अल्ब्यूमिन। सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, आपने देखा कि अगर आपको चोट वगैरह लग जाती है तो बाज़ का आपकी ब्लड क्लॉट में जम जाती है, लेकिन अगर ना जमे तो सारी जिस्म से रहते हैं, वो खून आपका चला जाए, तो वो फैक्टर्स जो होते हैं वो भी लिवर में प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो 5 टाइप्स होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। ए, बी, सी, डी, ई, इनकी आप डेफिनेशन खुद से पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये 5 वायरल हेपेटाइटिस होते हैं जो इंसान के अंदर होते हैं। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डेंगू। ये डेंगू ज़्यादातर पंजाब के अंदर इसके केसेस ज़्यादा होते हैं। पंजाब के जो शहर हैं, लाहौर हो गया, फैसलाबाद, वहाँ ये केसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम जानेंगे कि डेंगू क्यों होता है। डेंगू भी एक मच्छर के काटने से होता है, उसे हम देखते हैं। डेंगू फीवर इज़ अ डिजीज़ काज्ड बाय फैमिली वायरस ट्रांसमिटेड बाय एडीज़ मॉस्किटोस। अब ये हम नाम याद रख लें, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि डेंगू वायरस किस मॉस्किटो की वजह से फैलता है, तो वो एडीज़ है, वो आपको पता होना चाहिए। सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर इंक्लूड, सिम्टम्स उसमें क्या है? सीवियर जॉइंट एंड मसल पेन, आपके जो जॉइंट्स हैं, हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, उनमें आपको पेन होगा, आपके मसल गोश्त में पेन होगा। स्वॉलन लिम्फ नोड्स, आपके जो लिम्फ्स हैं वो सूज जाएंगे। हेडेक, आपको सर दर्द होगा। फीवर, बुखार होगा। एग्जॉस्शन, आप थक जाओगे। एंड रेश, आपको खारिश वगैरह होगी। द प्रेजेंस ऑफ फीवर, रेश एंड हेडेक, द डेंगू ट्रायड इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ डेंगू फीवर। तो ये जो ट्रायड है कि आपको बुखार होना, खारिश होना या आपको सर दर्द होना, ये जो डेंगू है इसकी कॉमन अलामात हैं। अ वायरस काजेज डेंगू फीवर एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन एंटीबायोटिक टू ट्रीट इट। बाज़ पाकिस्तान में काफ़ी अमवात डेंगू वायरस की वजह से होती हैं। उसका मकसद ये है कि उसकी अभी तक दवाई या सच में एंटीबायोटिक नहीं बनाई पाई, तो जो एक तरह से अपने हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है जो मेडिसिन पे अटैक करती हैं। पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट कैन ट्रीट डेंगू फीवर। अब ये पपाया लीफ है, बाज़ का हमारी मेडिसिन प्लांट से ही बनती है, तो ये पपाया लीफ की जो है वो कहा जाता है कि वो यूज़ की जा सकती है इनके फीवर को ठीक करने के लिए। अक्यूट फेज ऑफ इलनेस विद फीवर एंड मसल पेन लास्ट्स अबाउट 1 to 2 वीक। अब ये जब ज़्यादा होगा तो तकरीबन आपको 1 हफ्ता आपको बुखार भी होगा और आपको दर्द भी होगा। डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ये DHF, डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो है इज एस्पेक्ट सिंड्रोम दैट टेंड्स टू अफेक्ट चिल्ड्रन अंडर 10 years of age। जो DHF है ये 10 साल के जो कम हो रहा बच्चों उनको अफेक्ट करता है। दिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेंगू काजेज एब्डोमिनल पेन। और ये जो DHA वाला डेंगू है इसकी वजह से आपके पेट में पेन होता है। हेमोरेजिया, ब्लीडिंग आपको होती है। सर्कुलेटरी कॉलेप्स, आपकी खून काम करना छोड़ देता है। द प्रीवेंशन ऑफ डेंगू फीवर रिक्वायर्स कंट्रोल एंड इराडिकेशन ऑफ मॉस्किटो कैरिंग द वायरस दैट कॉज डिजीज। पंजाब में यही होता है कि जो एडीज़ हैं इस मच्छर को स्प्रे करके मार दिया जाता है ताकि ये फीवर वगैरह ना किया जाए। USA के अंदर भी इनके केसेस वगैरह होते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। मैंने ये काफ़ी टॉपिक मैंने समझा था, आई होप कि आपको पसंद आएगा। सारी जो डिजीज़ थी वो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन की, और मैंने काफ़ी सारा ऑलमोस्ट जो CSS का जनरल साइंस का जो पोर्शन है उसके सारे टॉपिक्स बनाए, तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।